हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास एकेडमी। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज क्लास 10th के जो सीरीज हैं, प्रैक्टिस सेट जो आए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश क्या है और इस पर कितना विद्युत, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? कूलम। ठीक है, इसे कूलम कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर बात करें हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, तो एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल, एक एटॉमिक से भी छोटा, ठीक है, जिसे पर परमाणु बोल सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है। जैसे कि अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, तो वो जिस तरह से क्या करता है कि अगर सेम पार्टिकल है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जिस तरह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ भी अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन होगा। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किया जाता है? तो अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये विद्युत विभवांतर मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। विभवांतर मापने के लिए, या फिर इसी को बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे हम लोग परिपथ में क्या करते हैं, इसे हम लोग हमेशा समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास ये पारा होता है। ठीक है। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। और अगर हम लोग बात करें एक अधातु की, ठीक है, तो अधातु जो होता है उसमें ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अल्काइन का सूत्र लिखना है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो एल्केन होता है, हमारे पास जो एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन का सूत्र हम पढ़ रखा है CnH2n प्लस N2। अगर हम लोग बात करें एल्कीन का, तो ये होता है CnH2n। और हमसे पूछा गया है अल्काइन। ठीक है। तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n माइनस ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है? ठीक है। तो ये मटर का पौधा था। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दें। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है। तो एक बायोडिग्रेडेबल क्या हो सकता है, जो आसानी से जो अपमार्जक है। ठीक है। कहने का मतलब है वैसे कीड़े मकोड़े जो किसी चीज को सरल पदार्थ में बदल सकते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण देना है। तो ये हो सकता है कागज हो सकता है, या फिर जो पत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर कपड़ा हो सकता है। ये सब क्या हो सकता है, ऊन हो सकता है। ये सब बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। और नॉन डिग्रेडेबल की बात करें, मतलब कि जो आसानी से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, ठीक है, तो वो हो सकता है हमारे पास प्लास्टिक। ठीक है।
प्लास्टिक देखते होंगे कि सालों के बाद भी सड़ता गलता नहीं है, और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा चुनौती है अभी भी। नेक्स्ट हमारे पास है कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश पर निर्भर करते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य पूरा हो पाता है। और पौधे जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, जो हमारे लिए और खुद के लिए भी अपने ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसे प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता के लिए सूर्य की प्रकाश जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए और किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलोम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एम्पियर क्या है, ठीक है। एम्पियर जानते हैं ये विद्युत धारा का क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है। तो अगर विद्युत धारा की बात करें तो प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश, आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि विद्युत धारा क्या लिखते हैं, प्रति सेकंड प्रवाहित, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको हम लोग कूलोम से लिखते हैं चार्ज को, और इसको लिखते हैं टाइम को सेकंड से। कूलोम प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर से जानते हैं। तो अगर हमारे पास क्या होगा कि एक एम्पियर, कहने का मतलब होगा कि एक चार्ज, ठीक है, एक चार्ज, एक कूलोम चार्ज, ठीक है, एक कूलोम चार्ज जो होगा, एक कूलोम आवेश जो होगा, ये एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड के टाइम के लिए जब प्रवाहित होगा किसी किसी भी परिपथ में से, ठीक है, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 500 कूलम 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है, ठीक है, तो कितना विद्युत धारा हो गया, तो इसे Q/T टाइम दिया हो, ये दिया हुआ है 500 कूलम एंड टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट ना एम्पियर विद्युत धारा क्या होगा, इसमें से प्रवाहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। किसी चालक के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिरोध जो होता है उसको अनुप्रस्थ काट में, ठीक है, परिवर्तन के साथ कैसे चेंज होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ का रेजिस्टिविटी जो होगा, प्रतिरोधकता जो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, रो L/A, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, या फिर ये इसको बोल सकते हैं तार की लंबाई। तो अगर जैसे ही हम लोग इस एरिया में चेंज करेंगे, ठीक है, अगर ये एरिया ए अगर कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता इसके कम होने के साथ ही, अगर ये जैसे ही कम होगा तो इसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया जाए तब इसकी जो प्रतिरोधकता होगा वो कम हो जाएगा। और ये किन कारकों पर निर्भर करेगा, तो तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत पोस्टरों तथा विद्युत स्थिरियों के तापन में यह शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु का बनाया जाता है। विद्युत टेस्टर्स वगैरह होते हैं, ये मेनली मिश्रित धातु का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें से इसका जो तापमान होता है, ठीक है, ये तापमान के साथ इसके जो विद्युत
प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मिश्र धातु लेते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा कि वायर आसानी से टूटेगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम लोग हीटर की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर जिसमें कि एक तार लगा हुआ होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है कि एक मिश्र धातु से बना हुआ होता है, जिसके कारण वो आसानी से पिघलता नहीं है। उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होने के कारण वो अधिक तापमान पर भी, अधिक टेम्परेचर, अधिक इलेक्ट्रिसिटी पर भी वो क्या करता है कि आसानी से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग पर्यावरण हितैषी की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि घर से निकलने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, दिन के समय इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हैं एक हम लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी मतलब सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को उपयोग में ला सकते हैं। इससे हम लोग को क्या होगा कि पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसका बचत करके, इलेक्ट्रिसिटी का बचत करके नेक्स्ट है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे अंग जो क्या होते हैं, दिखने में समान होते हैं। ठीक है, दिखने में एक समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक वैसे प्रजाति जिनका कोई अंग देखने में एक समान हो सकता है, लेकिन उसके कार्य जो होंगे वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसके कार्य अलग होंगे, जैसे कि मानव हाथ। ठीक है, और पक्षियों के पंख को भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब क्या है, एक समजात अंग है। पूछ रहा है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ हमारे पर्यावरण में होता है, जो भी इकोसिस्टम में होता है, जैसे कि मरा हुआ जानवर या फिर कोई पत्ता वगैरह, ठीक है, तो ये सभी चीजों को ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, सरल पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं, और ये क्या होता है कि आसानी से विघटित हो जाता है, जिससे ये आसानी से विघटित होने लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि यही पदार्थ हम लोग को के जो उत्पादक है, ठीक है, जैसे कि पौधे हैं, ठीक है, तो इन पौधों के लिए ये क्या बन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स का काम करेंगे। ठीक है, जैसे सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, इन इन्हीं सबको हम से क्या होता है कि पौधों को उनका न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है और इसको उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी वैसा श्रेणी जो क्या हो, एक ही ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, एक समान ग्रुप को दर्शाता है। जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं कि एल्केन का, तो ये एक समजातीय श्रेणी होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख CnH2n+2। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें से मीथेन की, ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन मीथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से बना एक मीथेन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं CH4। और दूसरा अगर लेना चाहे हम लोग तो ये लिख सकते हैं इथेन, ठीक है। ये लिख सकते हैं C2H4 C2H6। एंड अगर बात करें प्रोपेन की, ठीक है, तो प्रोपेन हम लोग लिख सकते हैं C3H8। अब इन समजातीय श्रेणी के बीच में क्या होता है कि CH2 का अंतर भी हमेशा पाया जाता है। इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर CH2 का डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध दिए हुए हैं R1 R2 एंड R3, ठीक है। और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसका प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, ठीक है। तो ऐसा संयोजन जिसमें अगर हम लोग बात करें कि तीन प्रतिरोधक जो है, ठीक है। पहला मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3। अगर क्या करेंगे कि पहले R1 जो है, ठीक है, उसका दूसरा छोर R2 के R2 के पहले छोर से और R2 का दूसरा छोर R3 के पहले छोर से हम लोग जोड़ते हैं, तो इस तरह के संयोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। अब क्या कह रहा है कि इसके लिए एक तुल्य, ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों के लिए एक ही अगर कोई रेजिस्टेंस R निकाले, ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होगा? I ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से क्या जानते हैं? ओम्स लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नियत ताप पर किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है, ठीक है, और के समानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये साइन हटाते हैं, ठीक है, उसके जगह में हम लोग क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें से ये V1, ये V2 और इसमें से V3 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसमें से V1 में कितना, तो I R1। अगर V2 कितना हो जाएगा तो I R2। और अगर V3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा I ऑफ R3। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? अगर इनको जोड़ लेते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3, इनके जगह में हम लोग V लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग V इज इक्वल टू I को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हम लोग क्या सीख जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो इस V के प्लेस पे हम लोग इसको अगर एक समतुल्य मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इसका एक इन तीनों के समतुल्य प्रतिरोध क्या है? अगर R है, ठीक है, और इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होगा, तब हमारे पास क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया हमारे लिए, एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें कि अगर तीनों प्रतिरोध, ठीक है, इस प्रकार से तीन प्रतिरोध है और इनका मान अगर दिया हुआ है और ये एक बैटरी के साथ, ठीक है, मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 15 ओम है। ठीक है, तो अगर इनका एक समतुल्य प्रतिरोध निकाले, ठीक है, तो हम लोग तीनों को ऐड कर सकते हैं। ये सिंपली हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 ओम, ये इनका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर दिया गया है कि किसी R1, R2 और R3 का मान दिया गया है और ये किसी प्रतिरोधक में, और ये किस तरह से संयोजित है। ठीक है, परिपथ, यहाँ पर एक आरेख था जो छूट गया है। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ। और ये इस तरह से एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोगों को इसमें से निकालना है कि इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस तरह का संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई आर इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/प्लस आर को निकालना है 1/R। पहला अगर 5 ओम का है, ठीक है, दूसरा 10 ओम का है और तीसरा 30 ओम का है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकाल सकते, हो जाएगा 9 प्लस ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1, तो 9 डिवाइडेड बाय 30, ये 1/R का वैल्यू हो जाएगा। इसे अगर हम लोग निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3/10, तो ये इसका प्रतिरोध जाएगा। इसे हम लोग R इज 10/3 ओम मतलब 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस। अब क्या कह रहा है, इसमें प्रवाहित कुल धारा की अगर बात करें क्या हो जाएगा, इक्वल जानते हैं V इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है और R कितना अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये 3.6 एम्पियर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे साथ एक और क्वेश्चन, प्रतिरोध प्रवाहित विद्युत धारा का परिचय। ठीक है, तो इसमें से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 इज इक्वल टू, तथा धातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, क्या होता है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और धातु का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें जिंक का, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर धातु की बात करें तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, जैसे अगर सोडियम की बात करें, ठीक है, ये Na प्लस बना लेता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस तरह से प्लस बना लेता है। लेकिन अधातुओं की बात करें तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में ऋणात्मक बना लेते हैं। अगर बात करें तो धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर क्षार बना लेता है। ठीक है, सोडियम Na2O और H2O, ठीक है, ये क्या बना लेते हैं, 2NaOH, ये क्या है, एक बेसिक है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड बना लिए। ठीक है, अगर अधातु की बात करें तो ये अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है अम्ल के साथ में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर H2CO3 बना लेगा। अगर बात करें कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि धातु, ठीक है, जिंक ले लेते हैं, जिंक अगर लवण, ठीक है, लवण के साथ अगर अभिक्रिया कर लेता है तो यह भी क्या करेगा, जैसे अगर हम लोग ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना लेता है। ठीक है, तो अम्ल अगर हमारे पास मान लेते हैं कि H2SO4 अम्ल है, तो ये किस प्रकार से जिंक सल्फेट ये एक लवण बना लेगा और इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये
हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अगर अधातु की बात किया जाए तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि धातु में क्लोरीन से अभिक्रिया करके विद्युत संयोजक क्लोराइड बना लेता है। ठीक है। तो विद्युत संयोजक क्लोराइड बना लेता है, जबकि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके संयोजक सहसंयोजक क्लोराइड बना लेता है। ठीक है। हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं सहसंयोजक क्लोराइड किस तरह से बनता है। H2 और Cl2 ये HCl बना लेंगे। और अगर धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या करेगा कि नमक जैसा चीज बना सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।